जय हिंद। हिंदी व्याकरण वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का विराम चिन्ह। इस चिन्ह का हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इसलिए ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो अगर आपको कहीं दे दिया जाए लिखने के लिए निबंध या दे दिया जाए कहानी लिखने के लिए या कहानी लिखने की बात आए या कहीं बोलने की बात है किसी मुद्दे पर या किसी भाषण स्पीच देने की बात हो या जो स्टूडेंट कॉलेज में है या जो स्टूडेंट क्लास में है उनको अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में या अन्य सब्जेक्टों में, तो इस चिन्ह का अगर आप लोग यूज कीजिएगा तो आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। इस चिन्ह को आज हम लोग पूरे विस्तार तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस चिन्ह में हम लोग को ये खासियत होगा कि विवरण चिन्ह कैसे दे, कोनो टॉपिक को कैसे उजागर करे, किसको कहाँ कोमा दे, कहाँ फुल स्टॉप दे, कहाँ विषयवादी वाचक चिन्ह दे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को पॉज कर इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख ले रहे होते हैं तो सब ये सब किताब में दिया होता है। मेरी बातों को सिर्फ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। और उसके बाद से मैं खुद स्क्रीनशॉट इसको लेने के लिए आपको समय दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, विराम चिन्ह का ही अर्थ होता है कि विराम या विश्राम। विराम चिन्ह का अर्थ हम लोग का होता है विराम या विश्राम, ठीक है, या ठहराव। विराम मतलब होता है कि किसी सेंटेंस यानी किसी वाक्य में कहीं पे बोली के यानी भाषा बोलने के क्रम में स्पीच बोलने के क्रम में जो वहाँ उतार चढ़ाव होता है, रुकना, ठहराव करना, वही होता है हम लोग का विराम चिन्ह। यानी परिभाषा बोल सकते हैं कि भाषा द्वारा जब हम अपनी बात को बोलते हुए या लिखते हुए थोड़ा रुकते हैं, इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। इस रुकावट को स्पष्ट करने के लिए कई तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह आप लोग के सामने दिखाया गया है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तो चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। वह चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह फर्स्ट में और सेकंड होते हैं भाव चिन्ह। क्या होते हैं? विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। देखिए, समझिए बात को। अगर पूछा जाए कि विराम चिन्ह में कितने चिन्ह आते हैं तो ये 4 आते हैं। देखिए, स्पष्ट लग रहा है कि अल्प विराम ठहराव होने वाला है, अर्ध विराम ठहराव होने वाला है थोड़ा कम समय के लिए, पूर्ण विराम हाँ साफा थोड़ा इन दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए ठहराव हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, सेंटेंस खत्म हो गया तो ज़्यादा समय के लिए ठहराव हो रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण ठहराव के लिए फुल स्टॉप हम लोग प्रयोग कर लिए, ठीक है। और उप विराम जो होता है यानी कोलोन, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। यानी विराम चिन्ह में ये चारों आते हैं। देखिए, लिख दिया गया है विराम चिन्ह में ये चारों आते हैं। और भाव चिन्ह नाम से स्पष्ट है, भाव यानी भावना आना। देखिए कैसे, जैसे समझिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो प्रश्न लिखता है कि क्या आप अभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्या आप अभी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? प्रश्न कर रहे हैं, भाव अपने आप से जुगाड़ी कर रहे हैं। विषमवादी वाचक सुख दुख हर्ष उल्लास सबका बोध किया जाता है कि क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या आप पढ़ने के प्रति जिज्ञासु हैं। ओह मैंने ये सीख लिया, आज मुझे प्राइज मिला, ऐसा आपने वर्ड, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, गजब की पढ़ाई है, ऐसा आपको सेंटेंस मिलने वाला है। संयोजक चिन्ह जहां हम लोग क्या होता है कि सेंटेंस के जाते यहाँ पे अंत होता है। ये सब भाव है कि हम लोग को छोड़ना नहीं है, तुरंत दे देते हैं। इसका यूज हम लोग संस्कृत में नहीं करते, हम सिखाने वाले हैं उद्धरण चिन्ह। और यहाँ से 9 से लेकर 14 तक जितने भी चिन्ह हैं उसको हम लोग कहते हैं भाव चिन्ह। यानी आपने समझा कि विराम चिन्ह में कौन सा शब्द आ जाएगा? 1 से लेकर 4 तक कौन से हो जाएंगे? 1 से लेकर 4 तक विराम चिन्ह और भाव चिन्ह हो जाएंगे। 5 से लेकर 14 तक कैसा चिन्ह हो जाएंगे? भाव चिन्ह हो जाएंगे। अब इस सभी चिन्हों को हम लोग उसका संकेत उसको कहाँ करते हैं पहले समझेंगे। पहले देखेंगे कि हम लोग चिन्ह का यूज में कितना फर्क हो जाता है, ये तो पहले समझना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो मत जाओ। क्या बोल रहे हैं कि बेटा, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा, देखिए मान लीजिए कि आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो मत जाओ। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, बेटा पढ़ो मत जाओ। एक सेंस दिखा रहे हैं, बेटा पढ़ो मत जाओ। ये कौन बोल रहे हैं? पिताजी। लेकिन बेटा की सोच, बेटा
की सोच देखिए क्या है, बेटा की सोच देखिए क्या है। बेटा 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 पढ़ो मत जाओ, यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पिताजी बोले हैं कि बेटा पढ़ो। यहाँ पे देखिए ये कैसा है, उच्छ्रित व्यंजन है, बेटा पढ़ो मत जाओ, यानी यहाँ पे पढ़ने की सेंस हो रही है, किसका, पढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो बेटा तो खेलने के धुन में है, अभी तो पढ़ना नहीं चाहता है, मोबाइल ले लिया है और पढ़ना नहीं चाहता है। तो देखिए बेटा क्या समझ रहा है, अपने माइंड से सोच रहा है, अरे पिताजी बोले हैं ना कि बेटा पढ़ो मत जाओ, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया, बेटा पढ़ो मत जाओ यानी खेलने जाओ। वो तो नहीं बोले थे, ये अपने से ये दे दिया, बोले हो कैसे है, ठीक है। ऐसा आप लोग नहीं होंगे, आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। अभी हमने बताया कि विराम चिन्ह यानी इसे बोलते हैं कोमा, कोमा में कितना डिफरेंस हो गया, इधर उधर खाली कोमा लगो। तो इसी तरह से अन्य सेंटेंस भी आपको सामने लिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सभी टॉपिकों को क्लियर करते हुए। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको अदर वॉइस मिल रहा हो तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मेरे गांव में क्या है, एक शादी समारोह चल रहा है। उस शादी समारोह की आवाज़ काफ़ी यहाँ पे आ रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो बंद हो तभी बना रहा हूँ। इसके लिए मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूँ आपका वीडियो। देखिए जो अर्ध विराम है, सॉरी अल्प विराम है, तो वह देखिए इसमें हम लोग अल्प विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोमा, क्योंकि अक्सर जो वर्ड करते हैं वो भी हम लिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी इंग्लिश वर्ड आसान लगता है और हिंदी वर्ड हार्ड लगता है। जैसे समझिए उद्धरण चिन्ह शायद ही कोई सुना होगा, लेकिन इन्वर्टेड कोमा सब कुछ नहीं होंगे, इन्वर्टेड कोमा में दे दीजिए, इन्वर्टेड कोमा दे दीजिए, सुने होंगे, इसलिए हमने लिए हैं कुछ जो हमने अक्सर सुने होते हैं। अल्प विराम जिसे बोलते हैं कोमा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो अल्प विराम होता है वह अर्ध विराम से भी काफ़ी कम समय इसमें लगता है। क्या लगता है, अर्ध विराम से, यानी अल्प विराम का होता है, आप लोग इसे लिख सकते हैं अल्प विराम चिन्ह ये, और लिख सकते हैं इसे कि थोड़ा ठहराव यानी थोड़ी देर के लिए ही सिर्फ रुकना, उस वाक्य में थोड़ी देर के लिए ही क्या करना, रुकना। जैसे समझिए विराम का मीनिंग का अर्थ बता देते हैं, देखिए कैसा डिफरेंस करेगा कि उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, यानी रोकने की सेंस हो रही है। लेकिन जो एक और बंदा है जो जिसे बोल रहे हैं वह बोल रहा है उसे रोको मत जाने दो। देखिए इस सेंस में आपको बात हो रही है रोकने की, यानी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि एक मान लीजिए कि मालिक से कि भाई उसे रोको मत जाने दो, यानी उसे रोकने की बात हो रही है, इसे रोको यार, विनती कर रहे हैं, रोको उसे मत जाने दो। लेकिन जो जिससे कर रहे हैं वो समझ रहेगा, लग रहा है कि यही बोल रहे हैं का, रोको मत जाने दो। देखो जहाँ कोमा है ना वहाँ थोड़ी सी समय के लिए, पल भर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए ठहराव जरूरी होता है, क्योंकि विराम चिन्ह होता है। और ये हमारे ठहराव से हम लोग का जो स्पीच होता है ना, बोलने की भाव होती है ना, वो काफ़ी ही श्रोता जो होते हैं ना उसको सुनने के लिए अट्रैक्ट आकर्षण हो जाते हैं, उनमें आकर्षण हो जाता है। जैसे देखिए विराम चिन्ह का तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, या जैसे बोलते हैं स्पीच में कि परम, तो स्पीच रुकते हैं, कम देते हैं, परम आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय एवं तमाम दूर दराज से आए हुए मेरे अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये सब बोलते हैं लोग ना, चाहे कोमा दे के हम लोग रुकते हैं। अगर हम लगातार बोलते जाएं तो स्पीच अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, स्पीच अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे मान लीजिए कि हम सोनल चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस सब का भी सिखाने वाले हैं। जैसे झांसी रानी कहती थी अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए, हारते हुए सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए कि मेरे सैनिकों आप स्वतंत्र हो, मेरे रुकी सैनिकों आप स्वतंत्र हो, फिर रुकी हमें कभी भी गुलामी नहीं सहना है, पुनः विरांति। ऐसा वर्ड को आप लोग को अभी बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट हो जाइएगा इस कोमा और इस डिफरेंस को सुनने के बाद। आप लोग अपने स्पीच में सुधार लेगा, लिखने में सुधार लेगा और ज़बरदस्त होते जाइएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं अब अल्प विराम में यानी कोमा में कि अल्प विराम का अर्थ लिख लीजिए। अल्प विराम का अर्थ थोड़ा ठहराव या थोड़ी देर के लिए ठहराव होता है, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। इस शब्द का प्रयोग हम लोग यानी अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे देखिए तू भी ना
पढ़ने में कितना तेज है, तो तू भी ना, तो रुक जाएंगे, पढ़ने में कितना तेज है। चाहे बोल देंगे बोलो मगर धीरे से, पढ़ो लेकिन कंटिन्यू, पढ़ो लेकिन लगातार, ठीक है। ये ना कि दिन 20 घंटा पढ़ लेनी, एक दिन क्या किए कि 3 दिन सो गए, ऐसा नहीं। पढ़ो 8 घंटा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, यही इंसान सक्सेस हो जाता है। धीरे धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलो। जहाँ धीरे धीरे दो हाली बोले तहाँ पर भी कोमा यूज हो सकता है। देखिए सब हिंदी के नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे समझिए मेरी बात को फिर से कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसे देखिए हाँ इसका इस तरह से भी लिखते हैं, हाँ और रुक जाते हैं मैं जानता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या संबोधन के लिए भी करते हैं, अरे मित्र, रुक जाते हैं, अरे मित्र तुम कहाँ गए, अच्छा लगा नहीं ना लगा, अरे मित्र तुम कहाँ गए, से बोलते हैं ना, अरे मित्र तुम कहाँ गए हो। या बोलते हैं कि देशवासियों आज का समय, देशवासियों रुके, आज का समय कोरोना काल का समय चल रहा है, रुके। संकटपूर्ण स्थिति में हमें पूरी एकता का साथ संघर्ष, एकता बनाए हुए देश में सहयोग देना है, साथ देना है। अगर सेंटेंस पूर्ण नहीं हो रहा तो हमने कोमा दिया, थोड़ा थोड़ा रुका। अगर इस तरह से बोले कि तुम धाराप्रवाह बोलते जाए तो कुछ उसका वैल्यू नहीं रहने वाला है और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर समझते हैं इसी में, जैसे देखिए जैसे बोलते हैं कि छी 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 छी, यानी वर्ड बार निकालते हैं। चाहे बोलते हैं जैसे इस तरह से, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों को, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों पर सहमत नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ खेलने नहीं जाऊँगा। अगर 2 बार किसी वर्ड को यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं इस तरह से लिखते हैं, नहीं नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ खेलने नहीं जाऊँगा। अब फिर देखिए चाहे कहते हैं इस तरह से कि मान लीजिए कि थोड़ा सा ठहराव हो कि चलो 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 या भागो, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, या जल्दी जल्दी थोड़ा सुनो वीडियो, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यानी 2 बार इसी चीज को यूज करेंगे तो कोमा यूज कर लेंगे। या जब 3 से 4 से ज़्यादा पर्सन व्यक्तियों के नाम लेते हैं, जैसे कि राम, श्याम, गीता, मोहन, लास्ट में जाकर और लगाते हैं, इसके पहले क्या करते हैं कोमा कोमा कोमा, यानी एक जैसे सर्वनाम आए या एक जैसे संज्ञा आए तो उसके पहले कोमा 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 तब जाके और देते हैं। आशा करते हैं कि आप क्या किए होंगे कि कोमा के यूज करने को सीखे होंगे। अब ये सब टॉपिकों को आप ध्यान से समझना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने इसके ऊपर, अर्ध विराम जिसे बोलते हैं सेमी कोलोन, अर्ध विराम जिसे बोलते हैं सेमी कोलोन। देखिए अर्ध विराम का चिन्ह होता है हम लोग का ऊपर बिंदु नीचे कोमा, ऊपर बिंदु नीचे कोमा। अब अर्ध विराम में जानेंगे कि अर्ध विराम जो होता है वो अल्प विराम से भी क्या होता है, कम ठहराव होता है। जैसे उसमें थोड़ा लिखते हैं कि पढ़ो मत जाओ, थोड़ा सा रुके, ऐसे पढ़ो मत जाओ, थोड़ा जल्दी से किसी को उससे कम समय रुका जाता है इसमें, ठीक है। इसका जैसे हम लोग यूज करते हैं कि जैसे काम वाम खत्म हो गया कि अब क्या करूं, पढ़ने बैठ जाऊं, अब क्या करूं, चाहे अब क्या करूं, वह मुझसे रुककर चला गया, अब क्या करूं, मैंने मुझसे गलती वर्ड निकल गया, स्लिप ऑफ द टंग हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसका और एग्जांपल ले लेते हैं अर्ध विराम के, जैसे अर्ध विराम जिसे बोलते हैं सेमीकोलन, इसका यूज हम लोग करते हैं बल्कि, परंतु, कि किंतु, मैं क्या करूं किंतु वह, चाहे बल्कि वह पढ़ता है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा आप लोग जब यूज कीजिएगा तो सेमी कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसे समझाऊं, सब मानने वाले नहीं हैं, किसे समझाऊं जाया, तहाँ सेमी कोलन का यूज हम लोग कर सकते हैं उसी तरीक़ा से। इसलिए फिर भी ये सब जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सेमी कोलन का यूज करते हैं। जैसे समझिए कि नदी के किनारे, समझ सकते हैं, लिखते हैं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। नदी के किनारे टहल रहा था, क्या कर रहा था, नदी के किनारे टहल रहा था, चाहे अपने मैदान में हम टहल रहे थे, टहल रहे थे, तो इस तरह से सेमीकोलन, ठीक है। कम समय के लोग टहल रहे थे तो अचानक बारिश आ गई। चाहे बोल सकते हैं कि मंद मंद हवा बह रही थी, कितना सुनहरा हवा बह रही थी। अगर फिर उसी के बाद सेंटेंस शुरू बनना है, अभी सेंटेंस आप लोग खत्म नहीं करना है, तो फिर बोल लेंगे कि हमारे जो दोस्त थे वह एक दूसरे से बात करने, अपने परिचय बात करने में मग्न थे, और सेंटेंस खत्म तो पूर्ण विराम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से हम लोग आते हैं अपने फुल स्टॉप, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं,
अंग्रेजी में नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए कि इस सब का यूज इसके छोड़कर इतना जितना है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग अन्य भाषा में कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम का यूज हम लोग देखिए पूर्ण विराम जो होता है इस तरह से होता है, अंग्रेजी में इस तरह से होता है, लेकिन कहीं कहीं आज के आधुनिक मॉडल में आधुनिक दुनिया में इंग्लिश में भी इस तरह का यूज अब होने लगा है, ठीक है। तो लेकिन अधिकांशतः जगह पे इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता है, इंग्लिश में यूज नहीं होता है, तो बोलिएगा हिंदी वाला जो पूर्ण विराम होता है इसका प्रयोग हम लोग इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं। यानी नोट में लिख दीजिए कि पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग नहीं होता है। और फिर देखिए, और जो आएगा ना हम लोग का संयोजक चिन्ह जिसे हाइफन बोलते हैं, इसका यूज हम लोग संस्कृत में नहीं करते हैं। इसको भी हम आप लोग नोट में लिख लीजिएगा जब भाव चिन्ह में हम लोग आएंगे। तो देखिए जो हम लोग का होता है पूर्ण विराम, इससे हम लोग का संकेत होता है, पूर्ण विराम का संकेत होता है हम लोग का खड़े पाई, पूर्ण विराम का संकेत होता है हम लोग का खड़े पाई। अब इसमें देखिए पूर्ण विराम को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में खड़े पाई, पूर्ण विराम को ब्रैकेट में लिख सकते हैं खड़े पाई। इसी में देखिए क्या होता है कि यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। और देखिए आधुनिक फुल स्टॉप अभी बताया इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विराम का बोल सकते हैं अर्थ लिख दीजिए कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। ठहराव होता है पूर्ण रूप से ठहराव। लिखिए पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से ठहराव। फुल स्टॉप नाम ही से स्पष्ट है कि पूरा रूप से रुक जाओ, पूरी तरह से फुल हो जाओ रुकने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू वहाँ पे रोको अब वर्ड को, ठीक है, सेंटेंस को। जैसे समझते हैं, जैसे फुल स्टॉप का अधिकांशतः प्रयोग हम लोग करते हैं नाटक में, कहानी लिखने में। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। सेंटेंस पूरा होने के बाद से हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। या अगर मान लीजिए कि स्टेडियम हुआ या जैसे लेक्चर देते हैं तो वहाँ पर भी इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि स्टेडियम के बात करते हैं, आप लोग कमेंट्री करने या क्रिकेट देखते होंगे तो उससे बोला जाता है कि स्टेडियम में हजारों की भीड़, स्टेडियम में हजारों की भीड़। हमने रुका कुछ समय के लिए, मतलब हाव दे रहे हैं कि स्टेडियम में हजारों की भीड़, अंतिम बॉल, बल्लेबाज अंतिम बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत या छक्के की जरूरत, ठीक है। सचिन का प्रवेश, सब एकदम चौंक रहे हैं, हम बोल कर रुक जा रहे हैं, कितना 1 सेकंड के लिए कुछ समय के लिए रुक जा रहे हैं। और यह लगा छक्का, और यह लगा छक्का, बहुत जल्दी बोले ना, तो और के पास क्या लिखिए, कोमा लिख दिए, और के पास क्या लिख दिए, कोमा लिख दिए। यानी देखिए स्टेडियम में कचाकच भीड़, स्टेडियम में शानदार भीड़, और अंतिम बल्लेबाज 4 रनों की जरूरत, रुक रहे हैं, और सचिन का प्रवेश, और यह लगा छक्का, और यह लगा छक्का, और यह लगा छक्का नहीं बोलेंगे, और यह लगा छक्का, थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे और अच्छा लगने लगेगा सेंटेंस। और हिंदुस्तान की विजय, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग दे सकते हैं कहाँ, सेंटेंस के अंतिम में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से उपविराम जिसे बोलते हैं कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन। यहाँ से चलते हैं। पूर्ण विराम आप लोग जानवे करते हैं, खाली इसको थोड़ा थोड़ा हाव भाव देने के लिए हमने बताया। अब देखिए हम लोग चलते हैं अब उपविराम, क्या चलते हैं, उपविराम पर। उपविराम का संकेत होता है कोलोन, कहाँ होता है, कोलोन। अब कोलोन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक को दर्शाने के लिए किया जाता है। पुस्तक, निबंध, मान लीजिए कि आपको निबंध लिखना है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका चैप्टर है कि हाँ चलिए एक छठा क्लास का चैप्टर है, पहला ही पाठ का है विज्ञान। विज्ञान अभिशाप है, अभिशाप एवं वरदान। विज्ञान अभिशाप एवं वरदान इसी तरह से है, अभिशाप एवं वरदान, यानी विज्ञान कैसे हम लोग के लिए हानिकारक भी है और वरदान भी है। इस पर क्या है, हम लोग का एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं विज्ञान के बारे में हम लोग को ये चैप्टर दिया गया, ऐसा देते हैं ना। तो देते हैं मान लीजिए कि बाबर क्रूर शासक या कुछ भी दे सकते हैं, निबंध लिखना हो उस पर हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं सेमी कोलोन का। अगर मान लीजिए किसी पुस्तक को लिख रहे हैं या कहानी को लिख रहे हैं तभी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कफन लिखा तो कफन का वाशिष्ठ का हम लोग यूज कर सकते हैं। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो उपविराम सबसे ज़्यादा हम लोग निबंध में ही
करते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न करना, नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न करना, अपने आपसे प्रश्न किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न इसलिए कहता है ताकि जिज्ञासा, संदेह आदि का बोध हो सके। यानी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इस तरह से जानते हैं। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जिज्ञासा, संदेश की भावना उत्पन्न हो सके। समय भावना उत्पन्न हो रहा है, जैसे देखिए, क्या तुम मन से पढ़ रहे हो? क्या तुम मेरे बात को मन से सुन रहे हो? क्या पढ़ने में आप मन लगाए हुए हो? क्या आप लोग जो मेरे वर्ड बोल रहे हैं उसे गहरी से सुन रहे हो? हम आपसे क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं, आपकी भावना को जानना चाह रहे हैं। या संदेश उत्पन्न है कि क्या तुम पढ़ते हो, यानी हम उस पर संदेश में अभी संदेह है कि वह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। क्या तुम पढ़ने में तेज हो? ऐसा लोग नहीं पढ़ता बोलता है, तो क्या है? संदेह है या उसको जिज्ञासा जानना चाहता है कि तुम्हारा नाम क्या है बाबू, ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है भाई, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब जिज्ञासा है हम उसके नाम के प्रति जानने के लिए, या संदेह करते हैं कि क्या तुम डेली पढ़ते हो, क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम अच्छे खेलते हो। संदेह है हमारे ऊपर, उसके ऊपर हमें कि संदेह है। यह संदेह या जो होता है हम लोगों का जिज्ञासा, इसका दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क्या आप पढ़ते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए लिख के दिखाते हैं, एक एक सेंटेंस काफी हुआ कि क्या आप पढ़ते हैं। अब उसी तरीका से आ जाता है हम लोग का विषमवादी वाचक बोधक, यानी विषमवादी वाचक बोधक में हम लोग जानेंगे। लिख लीजिए इसका प्रयोग। इस चिन्ह का प्रयोग लिखिए। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, करुणा, शोक, अब बोल सकते हैं कि दुख, हर्ष मतलब खुशी तो होबे करता है, यानी खुशी, दुखी, ये सब में प्रयोग किया जाता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि वह अच्छा किया, मान लीजिए कि वह आपने अच्छा किया, चाहे वह आपका मार्क्स अच्छा है, मतलब क्या, हमने खुश हैं, हम लोग क्या हैं? खुश हैं। वह आपका मार्क्स अच्छा है, वह आपका मार्क्स अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग इसको हर्ष दिखा रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं। अब उसी तरह से कहते हैं, मान लीजिए कभी निगेटिव दिखाना है, दूर वाला ना, समझाए थे आप लोग को उपसर्ग में, दूर जो तो क्या था, दूर जो बुरा था, दूर करते हैं ना। उसी तरह से नेटी यानी छी कहते हैं, छी यानी छी ये बहुत गंदा काम है, छी हम नहीं ज़्यादा देर तक नहीं खेलेंगे, छी हम लोग धूप में नहीं खेलेंगे, चाहे छी उसको तंग ना करो। यानी क्या होता है इसमें कि आप लोगों को क्या करता है? घृणा दिखाता है किसी चीज़ के प्रति कि छी हम वहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ गंदा चीज़ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इसे लिखते हैं छी, ऐसा हम लोग क्या करते हैं? विषमवादी बोधक का प्रयोग करते हैं। छी ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो। ठीक है, चाहे अगर बोलना हो कि देखिए, मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम हो, चाहे हम लोग लेते हैं तो हे ईश्वर रुक देते हैं, हे ईश्वर, यहाँ विषमवादी वाचक देते हैं, हे ईश्वर, हे गॉड मुझे शक्ति प्रदान कर, हे गॉड मुझे याद करने में सहायता कर। याद करने में सहायता करेंगे गॉड। आप लोग को छः गॉड ईश्वर को बोल रहे हैं, जी बोलो समझ से होता है। देखिए जो यहाँ पर है, इसके बाद से लिखिए, इसके बाद 6 घंटा बाद तुरंत पढ़िए, उसके बाद से 6 दिन के बाद सिर्फ दोहरा लीजिए, 21 दिन के बाद दोहरा लीजिए, 3 से 4 बार दोहराए ना, जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, ये जिंदगी भर साथ रहने वाला है, अट्रैक्शन हो जाएगा आपके प्रति, हिंदी के प्रति। ठीक है, तो देखिए, तो कहते हैं मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है ना, तो हे ईश्वर हम सभी का कल्याण करो, हे ईश्वर हम सभी का कल्याण करो, और सुरक्षा अपने आप ना करो, सुरक्षा अपने आप करना। ठीक है, हे ईश्वर यहाँ में विषमवादी वाचक दे दिए, हम सभी का कल्याण करो। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जब बोलते हैं तो विषमवादी वाचक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं मुबारक हो आपकी जब लग गई, कंग्रेचुलेशन के बाद से विषमवादी वाचक देते हैं, कंग्रेचुलेशन तो वो लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? वेलकम, ऐसा बोलते हैं। तो वो देखिए, मुबारक हो आपका
आपका जॉब लग गया, मुबारक हो, आप बिहार बोर्ड में टॉप कर चुके हैं, या तुम्हारा कल्याण हो कि तुम जब गाड़ी में जा रहे थे तो तुम अच्छी सही सलामत से चले गए। ऐसा हम लोग यूज करते हैं, तो विस्मयादि वाचक का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि वाचक का चिन्ह हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद से आता है हम लोग का संयोजक चिन्ह, जिसे बोलते हैं हाइफेन, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हाइफेन। हाइफेन बोले तो छोटा सा चिन्ह, देखिए इस तरह से एकदम छोटा सा दे देता है। इसका मतलब यह होता है कि इस चिन्ह का प्रयोग, लिख लीजिए कि हाइफेन चिन्ह का प्रयोग यानी संयोजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग संस्कृत में नहीं करते हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, फारसी में कर सकते हैं, अरबी में कर सकते हैं, सब भाषा में कर सकते हैं। समझिए कैसे इसका यूज करते हैं कि मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, जैसे पढ़ते हैं कि आई एम रीड, READ रीड, एंड एन और नहीं आता ना, तो यहाँ पे शून्य चिन्ह दे देते हैं। यानी समझिए फिर से बात को, अगर देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का लाइन है तो लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो बता दिए, हिंदी में लिखते हैं। जैसे देखिए आप बहुत सुंदर हो, सुनल नहीं हट रहा है ना, तो संयोजक चिन्ह यहाँ पे रह, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य में अगर कोई वर्ड छूट जा रहा है तो संयोजक चिन्ह देते हैं। जैसे मान लीजिए आवश्यक लिख रहे हैं तो आवश्यक नहीं हट रहा, संयोजक चिन्ह य क, संयोजक चिन्ह देकर ही आते हैं। यही होता है हम लोग का संयोजक चिन्ह। देखिएगा जब सेंटेंस लिखते जाते हैं, बाई चांस क्या होता है नहीं हटता है, तो क्या करते हैं इसको संयोजक चिन्ह देकर यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इन्हें काट देते हैं, चलो यहाँ पे चलो, ऐसा यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे समझिए इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे क्या करते हैं वर्तनी या नियम या संशोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। या जब क्लियर है कि संयोजन चिन्ह लिखिए, संयोजन चिन्ह का प्रयोग हम लोग संस्कृत में नहीं कर सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब ही होता है, इस चिन्ह का अर्थ ही होता है दो शब्दों को संयोजन करना, योजन करना। क्योंकि संयोजक चिन्ह का हम लोग का सेकेंड नाम हो सकता है योजक चिन्ह। संयोजक को हम लोग क्या कहते हैं योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों को जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताएं कि दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे लिखना है प्रतिलिपि, तो प्रति तक लिखने पहुंच गए, ये पाई है, तो यहाँ पे डैश मार देंगे और लिपि लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग संयोजक चिन्ह। अब चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उद्धरण चिन्ह, जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, जिसका हम लोग यूज करते हैं या तो इस तरीके से या इस तरीके से, एक कोमा लिखते हैं, या हम लोग करते हैं डबल वाला, ठीक है, डबल वाला, कोई भी दोनों में से कोई भी यूज हम लोग कर सकते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग बहुत सारे स्थितियों में कर सकते हैं। उस स्थिति होना चाहिए कि जैसे ज्यों का त्यों क्या हो रहा है कि पुस्तक की युक्ति, यानी पुस्तक का जो पॉइंट होता है उसको ज्यों के त्यों लिखना है, यानी सेम टू सेम लिखना है, तो इस चिन्ह का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि महादेव वर्मा के पुस्तक का नाम है गौरा, तो गौरा को भी इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, गौरा लिख सकते हैं, गौरा, ठीक है। उसी तरह से फूल एवं कांटे, क्या है, फूल एवं कांटे, गेहूं और गुलाब, इस सब पुस्तक का नाम है। मान लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नलिनी बेचन शर्मा, तो नाखून इस तरह से, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद से हमने दे दिया इन्वर्टेड कोमा में, यानी इसको दिखा दिया कि नलिनी बेचन शर्मा और सेम टू सेम किताब का है, और ये उनको उद्देश्य बोल सकते हैं कि देखिए नाम से स्पष्ट है, उद्धरण करना, यानी आप जब वाक्य लिख रहे हैं ना, तो इस इन्वर्टेड कोमा का मतलब हुआ कि इस चीज को आप लोग क्या कर रहे हैं, उद्धरण, यानी इसको उजागर कर रहे हैं। उद्धरण मतलब उजागर कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं विशेष रूप से किसे, देखिए ये एक मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है दोस्तों। आप लोगों को अगर वॉइस सुनाई दे रहा हो तो माफ कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कोष्टक चिन्ह। जैसे देखिए रामचरित या कुछ भी, रामचरित के लेखक कौन है, तुलसीदास है, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। पंच परमेश्वर जो बुढ़ी खाला है, ये सब अलगू चौधरी, जुमन शेख, ये सब है, उसका यूज करने के लिए पंच परमेश्वर कहानी देखिए इस तरह से होता है, पंच परमेश्वर देखिए इन्वर्टेड कोमा दे दिए। इसका मतलब इसके बारे में क्या करना है, सारांश लिखिए, देता है बोर्ड एग्जाम में, पंच परमेश्वर के बारे में लिखिए, चाहे पंच परमेश्वर का सारांश लिखे,
सारांश लिखे या समरी लिखे, चाहे पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है इसके बारे में बताएं। तो इसको क्या किया, उजागर कर दिया, इस सेंटेंस को, इस वर्ड को विद्यार्थी को फोकस करने के लिए कर दिया कि इस पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए, यानी किसी वर्ड पर फोकस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर से। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर हम लोग का कोष्ठक चिन्ह, जिसे बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। इसका हम लोग जानेंगे। इसका प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि कोष्ठक का प्रयोग कहाँ करते हैं, कि मान लीजिए कि हमको लिखना है कि धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं। किस पर, मान लीजिए कि भूमि पर बहुत सारे लोग, चाहे भूमि बहुत संशील माँ है, चाहे भूमि पर बहुत लोग रहते हैं। बहुत सारे नहीं लिखा सकता है, क्योंकि जब वेरी नहीं लिखते हैं, बहुत लोग रहते हैं, चाहे निवास करते हैं। तो देखिए भूमि हुआ ना, अगर इसका पर्यायवाची शब्द लिखना होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भूमि यानी धरती ब्रैकेट में पर, यानी ये ना समझ में आती, ये इसका ही पर्यायवाची शब्द होता है, यानी इसी के बारे में यहाँ पर भी रहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में यूज करते हैं। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि सीता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जनक नंदिनी। तो देखिए जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो जनक नंदिनी किसी को नहीं समझ में आएगा तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सीता। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि नभ का रंग आकाश में काला दिखाई देता है, आकाश में काला दिखाई देता है। दोस्तों देखिए ये वाकई में जीके हो गया कि नभ का रंग आकाश में काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को, सॉरी, नभ का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए नभ किसी को नहीं समझ में आता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नभ, तो क्या करते हैं ब्रैकेट में आकाश लिख देते हैं, कॉमन वर्ड वाला। उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को पढ़ना होता है बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर हार्ड वर्ड आ जाता है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए रजो निवृत्ति आता है, रजो निवृत्ति तो लग रहा है कि बाप कितना हार्ड वर्ड है, तुरंत ब्रैकेट में करते हैं मासिक धर्म। क्या करते हैं, मासिक धर्म, उसका नाम सेम है, यानी उसी से नाम से रिलेटेड हो, उसका पर्यायवाची शब्द हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं। यानी आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। कि मान लीजिए कि या देखिए ब्रैकेट का पर्यायवाची शब्द वाले, यानी किसी शब्द के अगर शब्द करना हो तो पर्यायवाची शब्द वाला, या नाटक जब खेलते हैं ना, नाटक या अपने गांव में ड्रामा खेलता जाता है, या कोई फिल्म लिखी जाती है या कहानी लिखी जाती है, तो देखिएगा मान लीजिए अशोक वाला चैप्टर है कि अशोक ने अपने मंत्रियों से कहा, तो मंत्री डंडे लेके खड़े हैं, तो ब्रैकेट में जी सरदार, तो ये खाली वर्ड लिखा जाता है बाहरी, और जो डंडे लेके खड़े संकेत दिया जाता है कैसे खड़े हैं। जैसे समझिए मान लीजिए कि नाटक खेल रहे हैं, तो एक नाटक खोल रहा है, तो सिपाही है वो डंडा लेके खड़ा हुआ है, तो देखिए जो डंडा लेके खड़ा हुआ है ना, डंडा लेकर खड़ा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे, सिपाही डंडा लेकर खड़ा हो, चलो ठीक है। लेकिन आप जब कर रहे हैं तो क्या तुमने चोरी नहीं की, सिपाही जो है डंडा लेकर आया है, डंडा लेकर पहुंचा है वो ड्रामा में, तो ऐसा लिखा जाता है कि डंडा लेकर जाना है और पूछना है कि क्या देखिए टीचर है डंडा लेकर आपके पास खड़े हैं, आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये वाला वर्ड वही रखेंगे। ये क्या चीज दिखा रहा है कि हाँ उस पोजीशन उस कंडीशन में हम लोग कैसे हैं, कि हम चौकीदार के रूप में खड़े हैं, कि बंदूक लेकर खड़े हैं। दूसरे क्या करते हैं, ड्रामा में नाटक में दिखाते हैं, लिखते हैं कि अशोक सभी दरबारी चुपचाप हो गए, ब्रैकेट में बोले कि ये लिखते हैं ना, तो वैसा हम लोग यूज करते हैं नाटक और ड्रामा में। जैसे देखिए चोर जो होता है वो बोलता है कि नहीं माए बाप मैंने चोरी नहीं की, तो उसके पहले तो ये तो हाथ जोड़ कर नहीं ना बोलेंगे कि नहीं माए बाप, नाटक में लिखेंगे कि हाथ जोड़ कर चोर ने कहा कि नहीं माए बाप हम चोरी नहीं की, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग कहेंगे इस तरह से कि हाथ जोड़कर, यानी ब्रैकेट में दे देंगे हाथ जोड़कर, नहीं सर हमने चोरी नहीं की, चाहे नहीं माए बाप हमने चोरी नहीं की, ऐसा हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग का
मान लीजिए कि ब्रैकेट के चिन्ह और यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने देखिए सिखाए थे ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग, यहाँ पे भी हमने किया ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग। मान लीजिए कि चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो जो हम लिखे ना क ख, इसको भी हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी भेद में। मान लीजिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो क नंबर में हई जातिवाचक, ख नंबर में भाववाचक, ग नंबर में पुरुषवाचक, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग भेद को दिखाना हो, किसी शब्द के प्रकार भेद परिभाषा दिखाना हो, तो हम लोग ब्रैकेट के चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। अब जो हम लोग का और नेक्स्ट आया है निर्देश चिन्ह, जिसे बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं, डैश दीजिए। डैश और संयोजक चिन्ह में काफी अंतर है। संयोजक चिन्ह का यूज हम लोग थोड़ा सा करते हैं, और ब्रैकेट देखिए ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। और डैश का यूज हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। डैश का यूज संयोजक चिन्ह से थोड़ा दुगना बड़ा होता है। जैसे संयोजक चिन्ह इतना चका हुआ तो डैश इतना चका हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। तो देखिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं कि अगर इसका प्रयोग मान लीजिए कि दिखाना हो कि क्या दिखा दें कि बाबर के बेटा, तो बाबर के बेटा डैश मारकर ही दिखाते हैं। कि मान लीजिए कि अब दिखाना है कि हिमायू का बेटा, या कुछ भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि राम के 2 पुत्र थे, राम के 2 पुत्र थे, इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए कि राम के 2 पुत्र थे, ठीक है, और डैश मार दिए। कौन, लौ और कुश। उसी तरीका से शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, इसे डैश मार के लिखते हैं, कोमा। और नाम के ऊपर देखो, नाम के 2 को था तो और लिख दे बीच में। अगर इसका लिखते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, और डैश मार देते हैं दारा, इस तरह से दारा, शुजा, मुराद, और ऐसा एक और था, ठीक है। तो वहाँ पे लिखेंगे तो 2 पर कोमा, तीसरा को तो कोमा, चौथा में जाकर और लिखेंगे, ठीक है। तो कोमा और लास्ट में जाकर जब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, तो ऐसा हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह और राम पढ़ने गया, तो यहाँ तक लेके चलेंगे, ठीक है। कोमा। निर्देश चिन्ह का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य पर भी करते हैं। जैसे समझिए, निर्देश चिन्ह का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति के कथन यानी कहे गए वाक्य, या महापुरुष के व्यक्ति के कथन को कहे गए वाक्य को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेहरू ने कहा, क्या लिख सकते हैं, नेहरू जी ने कहा, नेहरू ने कहा, लिख सकते हैं नेहरू जी ने कहा। आराम हराम है, क्या है, आराम जितना करोगे उतना ही हरासमेंट होगा। आप लोगों को हराम नहीं करना है, यानी एक मेरा मोटिवेशनल वीडियो है कि जितना तपोगे उतना ही, जितना जलोगे, अगर सोने की तरह चमकना है तो उतना ही तपना होगा, ठीक है, आग की तरह तपना होगा। अगर आप लोगों को सुख रहना है तो दुख सहना होगा, हंसना है तो रोना होगा। ये सब वाक्य सेट हो जाता है। तो नेहरू ने कहा आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। और उसी तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा, बोलते हैं ना, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक है। तो ये सब निर्देश चिन्ह के द्वारा किसी व्यक्ति के कथन वथन दिखाया जाता है। मंगल पांडे ने कहा, मारो फिरंगियों को, ऐसे ऐसे नारा दी गई थी। और बिस्मिल्लाह खान द्वारा नारा दिया गया था कि सरफरोशी की तमन्ना, मोहम्मद इकबाल सॉरी, कि अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजों का दिल में है, दिखा देना है कि हमारे अंदर जोर कितना है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे, हम हर एग्जाम को क्रैक करेंगे, हिंदी जहाँ है पूछी जाए। अब देखिए, अब हम लोग का आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब डॉट 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 डॉट। जैसे देखिए, बेटा बाबूजी कहते हैं, तुम पढ़ो बेटा, हमें डट मत बनाओ। डट का मतलब हो सकता है नहीं यूज करेंगे, मत समझ जाकर हमें क्या बनाओ, चू, ऐसा समझिए कि मुझे बुड़बक या कुछ भी, मतलब एक वर्ड होता है जो कि नहीं बोला जाता है, सिर्फ संदेह यानी समझ, माइंड गेमिंग किया जाता है, माइंड से समझ लिया जाता है, जिसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ लिया जाता है। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, लोग का यूज करते हैं। जैसे देखिए न्यूज में आता है, इस लड़की ने इस पुलिस वाले को कहा और कहा कि मैं तुम्हें, ये सब बोलती है तो आवाज़ में क्या करता है, टोय करता है ना, याद दे क्या करता है कि डॉट 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 मार दिया जाता है। यानी आप अपने माइंड से सोच लीजिए कि वो क्या बोली होगी, उसके हाव भाव से समझ जाइए। या जैसे देखिए कह सकते हैं कि राम ने सुरेश को गाली दी, तो कौन गाली दी, अब आप हम थोड़ी ना बताएंगे, तो क्या करते हैं, लोप चिन्ह देते हैं। जैसे देखिए, राम ने सुरेश को गाली
दी, गाली दी। अब कौन गाली दी अब थोड़ी ना बताएंगे कि हाउ गाली हाउ गाली हाउ गाली, गाली नहीं दी। लोग हम लोग क्या करते हैं गाली बोल देते हैं, नहीं गाली क्या बोलते हैं, गाली। वर्ड है मेन वर्ड गाली, गाली दी। इस वर्ड क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए और होता है कि भारत की राजधानी, अगर मान लीजिए कि मिल रहा है भरने वाला, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लोग चिन्ह का यूज भरने की जगह पे भी करते हैं। आपसे पूछना हम चाह रहे हैं, जैसे देखिए भारत, चलिए ना भारत कहाँ चलते हैं, चलिए बिहार, बिहार की राजधानी, राजधानी बिहार की राजधानी है। ऐसा हम लोग भरने के लिए देते हैं। तो भरने वाले के जगह पर या कोई जो वर्ड है उसको अगर समाज के प्रति नहीं डलना है तो उसके जगह पर हम लोग कहाँ करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। लोप चिन्ह हम लोग का ये होता है डॉट डॉट, ठीक से देते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखिए लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आ गया जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम लोग देखिए कहाँ करते हैं। लाघव चिन्ह का यूज पर देखिए प्रयोग कैसा होता है, ऐसा होता है जो कि आप लोग लिखते होते हैं, यानी किसी वर्ड को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझिए डॉक्टर लिखना होता है डॉक्टर, ट्रैक देना मार देते हैं, हैंग ना लिखते हैं डॉक्टर, कहते हैं कि भाग तो रख चले, इतना समय लगेगा यहाँ पे मार लेते हैं। या देखिए लिखते हैं मास्टर, तो यहाँ पे लिखते हैं मारो, यहाँ पर खराम खत्म। उसे से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, तो यह करते हैं ह देकर जीरो मारते हैं, काम खत्म। यानी आप लोग का लाघव चिन्ह का प्रयोग हम लोग यहाँ पे जानते हैं। मान लीजिए कि लिखना होता ती थी, तो ती देके जीरो कर दो। राम कुमार प्रसाद, मान लीजिए कि लिखना है मुझे, मेरा नाम है अमित कुमार, तो देखिए इस तरह से लिखते हैं अमित कु, जीरो, काम खत्म, अमित कु हो गया। मान लीजिए कि लिखना है आप लोगों को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो माँ दे के जीरो, माननीय हो गया नरेंद्र मोदी, हाँ ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे कुमार नहीं आया, प्रसाद आया, कुछ आया वर्ड, तो वहाँ पे आप लोग जीरो दे सकते हैं, ठीक है। और माध्यमिक विद्यालय से आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई कहता है हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हम माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो फटाक फटाक लिख देता है लोग शब्द ना। माध्यमिक विद्यालय काची ताजपुर सलीपा, कोई भी गाँव हो डर मार सकते हैं, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह का यूज काफ़ी इजी है, आप लोग आशा करेंगे कि इसे भी क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए त्रुटि चिन्ह का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यानी जब क्या करते हैं कि सेंटेंस लिखते हैं। मान लीजिए कि हम सेंटेंस लिखें कि मैं शाम को दूध रोटी खाता हूँ, देखिए मैं शाम को दूध रोटी खाता हूँ। देखिए क्या होता है कि बाई चांस क्या होता है कि लिखने के क्रम में कोनो वर्ड छूट गया होता है, तो दोबारा जब पढ़ते हैं तो अरे लो ना, देखिए मैं शाम को दूध खाता हूँ, दूध रोटी खाता हूँ, तो यहाँ पे तुरंत देना त्रुटि चिन्ह दिए, यानी त्रुटि चिन्ह का प्रयोग ऊपर मुखी हो जा सकता है या नीचे मुखी हो सकता है। ऊपर जगह रहे तो ऊपर, नीचे जगह रहे तो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दूध रोटी, तो यहाँ पे क्या कर दिए, रोटी लिख दिए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। अब उसी तरीका से लिख सकते हैं कि देखिए कि मोहन, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तभी, तो मान लीजिए कोई वर्ड छूट सकता है, त्रुटि चिन्ह दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग त्रुटि चिन्ह समझ गए होंगे। अब विवरण चिन्ह जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट में लाया गया है। विवरण चिन्ह, मान लीजिए कि हमें लिखना है विराम चिन्ह के बारे में, तो विराम इसे लिखते हैं और चिन्ह, विराम चिन्ह यहाँ पे देंगे विवरण चिन्ह, यहाँ से लिखने चलेंगे इसकी परिभाषा, वही होता है फेयर जबरदस्त। तो विराम चिन्ह का मतलब ये हुआ, यानी विवरण चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग यानी डबल जीरो कोलोन देकर डैश, कोलोन डैश, जिसे बोलते हैं कोलोन डैश, क्या बोलते हैं, कोलोन डैश। अब देखिए इंग्लिश में बोलते हैं कोलोन डैश। इस देखिए इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए, देखिए विराम चिन्ह के विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए, मान लीजिए कफने के बारे में लिखना है, गुदाने के बारे में लिखना है, इसे के बारे में हमने बताया है 12th क्लास के वीडियो में, बताएंगे यहाँ पे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमें लिखना है किसके, पंच परमेश्वर के बारे में भी लिखना है, तो पंच परमेश्वर विवरण चिन्ह देकर ट्रैक लिखे स्टार्ट। अब मान लीजिए कि तोड़ने के बारे में लिखना है, कोई कड़ा कि तोरण किसे कहते हैं, तोरण हैंगा टक टक,
यहाँ पे देकर यहाँ से आस्थानों के बारे में लिखना शुरू। तो इसे बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में विवरण यानी विस्तारपूर्वक जानकारी देना। विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दिल्ली के बारे में लिखना हो, अमेरिका के बारे में लिखना हो, हिंदुस्तान के बारे में लिखना हो, पाकिस्तान के बारे में लिखना हो, होली के बारे में लिखना हो, कैसी के बारे में लिखना हो, तो विवरण चिन्ह देकर तुरंत उसके नीचे लिखना शुरू कर दें। दोस्तों इस तरीका से हमने क्या किया, विराम चिन्ह को समझा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे और अपने तैयारी को आप और अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से प्राप्त कर सकें। दोस्तों आप यहाँ तक बने हुए हैं इस वीडियो में तो आपका लक्ष्य काफ़ी करीब होने वाला है, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं पढ़ने के प्रति। आप उन लड़कों में हैं जो अपना गोल अचीव करने में काफ़ी ही जी जान झुका हुआ है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।